Hello students, this is lecture number 4 on the topic production function. Okay, in the previous lecture I have told you in the last about the reasons for increasing return to a factor. अपन ने last में देखा था what are the reasons for increasing return to a factor. Now in this we will start up with the reasons for decreasing return to a factor. First and foremost आज अपन देखेंगे कि आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स के क्या रीजंस हैं, क्यों आपका डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स आता है. सो हियर आर द कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. फर्स्ट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. Second is imperfect factor substitutability, and then is beta lake and poor coordination. These are basically the three reasons. Okay, इसको अपन किस में फॉर्म में याद कर सकते हैं? ऑयल. ओके, Oil. इज फॉर ओवर यूटिलाइजेशन, आई इज फॉर imperfect factor substitutability, and L is for lake and poor coordination. So these are basically the reasons why आपका क्या रह रहा है, आपका diminishing returns आ रहा है, या फिर you can say that there is negative returns to a factor. So let us start with this one by one. अब ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जब ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो बेटा फिक्स फैक्टर की भी एक कैपेसिटी होती है. ओके, अगर वो कैपेसिटी के बाहर जाएगा मतलब ग्रेटर वियर एंड टियर होगा फिक्स असेट्स का, तो वो खराब होंगे ही होंगे. तो मान के चलो एक मशीन है, अपन मान के चलें, अपन ने मशीन को मान लिया फिक्स्ड. अब उसकी कैपेसिटी है कि भैया वो 8 आवर्स तक अगर चले तो सही चलेगी, लेकिन अगर आपने 2 शिफ्ट कर ली, 8 आवर्स के बाद आपने एक और 8 आवर्स की शिफ्ट लगा दी, तो उसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? कम की लाइफ टाइम ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो आप क्या कर रहे हो, उस फिक्स्ड फैक्टर को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो. पहले 5 लेबर काम करके गए फर्स्ट शिफ्ट में, फिर दूसरे 5 लेबर आ गए, तो आपने अपना वेरिएबल आउटपुट बढ़ाया, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा. पर एक सिचुएशन जरूर आएगी कभी कभार जहां पे फिक्स फैक्टर जवाब दे देगा और आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा. तो इसीलिए जैसे ही ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर स्टार्ट होता है बेटा, तो अल्टीमेटली आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि मशीन्स की भी टाइम लिमिट है, मशीन्स की भी कैपेसिटी है. अगर उनको ओवर यूटिलाइज करोगे अल्टीमेटली विल हैपन कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल होना स्टार्ट आ जाएगा. इस पे लिखा भी हुआ है, when more and more units of variable factor continue to combine with the fixed factor, the fixed factor gets overutilized leading to diminishing return. मतलब आपका जो फिक्स फैक्टर है वो बहुत ओवर यूटिलाइजेशन पे आ चुका है और अल्टीमेटली इट विल बी स्टार्टिंग बी गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट रीजन था. सेकेंड रीजन है आपका इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट एबिलिटी. अब इसका मतलब क्या है? सिंपली factors of production can be substituted for one another up to a certain limit. मतलब आपके जो factors of production थे, क्या क्या थे factors of production? land, labor, capital और entrepreneur. ओके, दैट इज इश्यू. अब ये बोल रहा है कि अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने की भी एक लिमिट है. जैसे मोर लेबर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मशीनरी, बट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज दिस इज नॉट पॉसिबल. अब आपको लेबर तो लेके आना ही पड़ेगा. मान के चलो कि मैं मशीन की अपना लेबर की जगह, जहां पहले मैं 10 लेबर एम्प्लॉय कर रहा था, अब वहां मैंने एक मशीन लगा ली, तो मशीन तो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है. कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो आपका वर्क तो वहीं पे खत्म हो जाएगा. पर लेबर को वो 100% सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती. इसीलिए बोला है दे आर इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट. वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कभी बन ही नहीं सकते एक दूसरे का. क्लियर? तो अगर आप उनको सब्स्टिट्यूट मान रहे हो तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड ऑफ आइडल फैक्टर रेशियो इज क्रॉस्ड. अब क्या हो रहा है कि जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बेटा, आपका एमपी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि मोर लेबर आना शुरू हो गया है. अब उसको आप अगर चाहते हो कि और अच्छा प्रोडक्शन हो तो आपको एक मशीन लेके आनी ही पड़ेगी. उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप दूसरी मशीन लेकर आओ. जैसे मान के चलो कि एक फैक्ट्री में 10 मशीन्स थी. कितनी मशीन्स थी? टेल मी. 10. 10 मशीन्स. और उसी फैक्ट्री में 100 लेबर्स भी थे जो हर एक मशीन पे 10-10 लेबर काम कर रहे थे.
ठीक है। अब सडनली भैया इसने 50 पर्सन और एम्प्लॉय कर लिए, तो अब एक मशीन पे कितने पर्सन काम करेंगे बताओ। अब एक मशीन पे जहां पहले 10 पर्सन काम कर रहे थे, अब कितने काम करेंगे? अरे अब कितना लेबर है अपने पास? सर 5, सर 5। 5 कैसे काम करेंगे बेटा? 100 लेबर पहले सर ही थे, 2। 50 और आ गए। अच्छा सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा कम हो गया सर। तो माइनस 150। कर दे उसमें से। अरे सिंपल फंडा है बेटा कि सर 150 15। है, हाँ 15 और 10 मशीन। तो अब मशीन बढ़ेगा कि कम होगा? मशीन का लोड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब प्रोडक्शन यस पे सर। क्या आना शुरू हो जाएगा? प्रोडक्शन पे फॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 50 लेबर एक्स्ट्रा लेकर आ ही रहे थे तो आप क्या करते? ये 10 मशीन तो वैसे की वैसे ही चलने देते, आप 5 मशीन और एक्स्ट्रा लेके आ जाते। तो आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो इम्परफेक्ट रेशियो बन गया है ना, अब वो नहीं बनता। अब आपका इम्परफेक्ट रेशियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सेसिव मशीन को यूज करवा रहे हो, और जैसे ही वो अपनी कैपेसिटी के बाहर होना शुरू हो जाएगी, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डेफिनेटली फॉल हो। ओके, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखो, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बेटा नई नई मशीन्स भी लेके आते हैं। ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा। अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं तो लेबर तभी बढ़ाते हैं जब उनके पास एडिशनल मशीन्स हो या एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो, तो ही जाके वो सक्सेसफुल है। नहीं तो अगर वही इन्वेस्टमेंट पे आप और लेबर लेकर आ जाओ, यू विल नॉट बी बिकमिंग अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर सब्स्टिट्यूट की बात कहेगी, ज्यादा लेबर कभी भी मशीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ना ही मशीन लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, दोनों ही अपनी जगह पे है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लास्ट वन, दैट वाज लेक एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। अब वही एग्जांपल उठाओ जहां पहले 10 लेबर्स का अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ चुका था 10 मशीन्स पे, और 100 लेबर काम कर ही रहे थे। अब आपने क्या करा? 50 और लेबर लेकर आए। अब जब इन 10 पर्सन का ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा था, अब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेसिव लोड बढ़ रहा है। तो अगर आप काम करके दिखाओगे नहीं तो फिर आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो 5 लेबर आपने एक्स्ट्रा हर एक मशीन को दे दिए, इससे क्या होगा? टू एक्सेसिव, ज्यादा एक्सेसिव यूज होगा, और अल्टीमेटली उनके कोऑर्डिनेशन जो पहले अच्छे से जमे हुए थे, अब उनके कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, दैट इज लाइक एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। अब मतलब वो लेबर्स फाइट करना शुरू कर लेंगे, भैया नहीं, मेरा अपना टाइम है तो मैं इस टाइम पे करूंगा, मैं इस टाइम पे तो मैं इस टाइम पे करूंगा। Yesterday I was seeing one of the web series. It was Mom, Mission Over Mars. Anybody have seen that? यस सर। तो उसमें अभी एक अच्छा खासा, जब वो लड़ते ना, जो एक्ट्रेस थी वो लड़ती थी कि मेरे को अभी लैब चाहिए, और फिर वो बोलता था कि मुझे भी अभी लैब चाहिए। अब लैब तो एक ही थी, क्या करा फिर उन्होंने? फंडामेंटली क्या सॉल्यूशन निकाला था इसका? याद आ रहा है कुछ? सी, वेब सीरीज को भी लिंक करना स्टार्ट क्या करो अपने कोरिलेटेड लाइफ से। उसने क्या कर दिया? 24 आवर्स लैब को खोल दिया। जहां पहले उनके सिर्फ 10 घंटे लैब खुलती थी, अब कितने आवर्स खुल गई भैया? 24 आवर्स लैब खुल गई। तो जब 24 आवर। अपना टाइम स्लॉट लेके अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा नहीं करोगे। कोऑर्डिनेट झगड़ा करोगे, कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, कोई काम नहीं होगा। सो एक्सेसिव लेबर आया है, तो अगर एक्सेसिव लेबर आया है तो उसके साथ साथ आपको मशीन भी लेके आनी चाहिए। अब अगर मशीन्स नहीं लेके आ रहे हो तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या कर दिया कि मॉर्निंग शिफ्ट अलग चलेगी, नून शिफ्ट अलग चलेगी, नाइट शिफ्ट अलग चलेगी। तो यहाँ क्या कर दिया उन्होंने? 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बना के पूरा 24 घंटे में उसको लैब को 24/7 वर्क कर दिया, क्योंकि मिशन ओवर मार्स था भैया, इतना आसानी से नहीं था। सो दैट वाज पुअर कोऑर्डिनेशन ना करते हुए उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाना था। इसमें लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स बिकम्स टू एक्सेसिव रिलेटेड टू फिक्स्ड फैक्टर so that they can abstract each other and the total output falls। जो टीम मैनेजर था, जो टीम को हेड कर रहा था, वो उन्होंने देखा कि भैया इनों में क्या हो रहा है, अब झगड़ा होना शुरू हो जा रहा है बिकॉज ऑफ लैब, बिकॉज लैब बिना टेस्टिंग के कुछ लैब का काम होगा ही नहीं। तो इसी उन्होंने क्या कर दिया कि अब 24 आवर्स पूरा ओपन रहेगा। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। सो ये प्रैक्टिकल सीन्स आते हैं जब आप मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो वहां से भी आप एग्जाम्पल गैदर करने की कोशिश करो। चलिए, हो गया? आया समझ? यस सर। Is this यस। clear? Now moving on to the यस सर। relationship between MP and TP. Okay, just a second.
Now beta, now we will understand what is the relationship between TP and MP. देखो अब अपने को रिलेशन बनाना है, पहले अपन समझेंगे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। तीनों स्टेजेस में देखना बेटा, तीनों स्टेजेस में आपको कोई ना कोई रिलेशन दिखेगा। ओके, सबसे पहला टीपी और एमपी की डेफिनेशन क्या है? टीपी इज सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद फिक्स फैक्टर। तो समीशन ऑफ एमपी, अगर याद हो बेटा फॉर्मूला, समीशन ऑफ एमपी इज इक्वल्स टू टीपी। और यहाँ पे एमपी इज व्हाट? एडिशनल, एडिशन टू द टोटल आउटपुट और टोटल प्रोडक्ट व्हेन additional unit of variable factor is employed। जो अपन ने फॉर्मूला देखा था, mpn is equals to tpn minus tpn minus 1। अब बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आप रिलेशन के तौर पे लिख सकते हो। मेनी ऑफ द बुक्स हैव शोन द मैथमेटिकल फॉर्मूला एज आल्सो रिलेशन। तो पहला दो रिलेशन तो अपन ने यही देख लिए कि दैट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल एज टोटल प्रोडक्ट। ओके, समीशन ऑफ एमपी किसके बराबर चलता है? आपका टोटल प्रोडक्ट के बराबर। फिर एमपी का फॉर्मूला अपन ने देखा है टीपीएन इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस 1। सो ये आपका क्या है? दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट? दिस इज रिलेटेड विद टीपीएमपी कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब आ जाते हैं एक्चुअल रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप? दो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता दिए, अब इसके आगे आगे एक एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब देखो, सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, कब तक इंक्रीज हो रहा है बेटा? बताओ मुझे, एमपी कब तक इंक्रीज हो रहा है? Sir, when 7 units of variable factor are हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न कब तक आ रहा है एमपी में? देखो 3 4 5, फिर फॉल होना स्टार्ट हुआ। सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, मतलब जब तक मेरा ये एमपी में इंक्रीजिंग स्टेट चल रही है, मेरा टीपी इंक्रीज हो रहा है, पर उसका रेट क्या है बेटा? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग टीपी? टेल मी। increasing? इंक्रीजिंग रेट। तो जब तक मेरा एमपी इंक्रीज होगा, मेरा टीपी भी इंक्रीज होगा, पर वो होगा इंक्रीजिंग रेट। जस्ट लाइक बेटा अभी अपन ने बाइक स्टार्ट करी है, पहले 10 किलोमीटर में पहुंचे, फिर 15 करा, फिर 20 करा, फिर 25 करा, फिर 30 करा। तो जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बाइक की या एक्टिवा की बढ़ाते जाओगे, आपका क्या होगा? आप ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाओगे। योर टीपी, आप डिस्टेंस अभी भी कवर कर रहे हो, बट यू आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग रेट। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन, कि जब तक आपका एनपी इंक्रीजिंग हो रहा है, टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पे। सेकेंड, व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, पर नेगेटिव नहीं हुआ बेटा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव। जैसे मतलब एमपी फॉल होना स्टार्ट हुआ, टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है। एज यू कैन सी 16 19 21 22 22, टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है, पर उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? It is Slow. diminishing rate. Okay, as you can see, यहाँ से अपन 7 को देखें तो यहाँ पे मेरा MP 4 3 2 1 अभी 0 पे नहीं पहुंचा है अभी, तब भी देखो आपका TP अभी भी इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। Diminishing rate. ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन, व्हेन MP इज 0, जब MP 0 है तो TP आपका मैक्सिमम पॉइंट पे है। देखो आपका मैथमेटिकल रिलेशन भी देख लेते हैं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख लो। When your MP is at 0, your TP is at maximum point. Okay? मैक्सिमम 22 पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 पे 22 नहीं, पर अगर अपने मैथमेटिकली देखें तो जब MP 0 है तब आपका TP क्या माना जाता है? TP is at maximum point. And next relation, that MP नेगेटिव, जब MP नेगेटिव होगा तो TP आपका फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उस लेवल से TP will start declining but remains positive। जैसे यहाँ पे MP नेगेटिव हुआ, कौन सी स्टेज पे? ये वाली स्टेज पे, 9 और 10 वाली स्टेज पे, जब -1 और -2 हुआ, तो यहाँ पे देखो 21 और 19, तो अब तब आपका TP क्या हो रहा है? फॉल होना, Diminish. डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपन ने 4 रिलेशनशिप पढ़ ली। 1 मिनट, फर्स्ट आपके ये 4 रिलेशन और उसके बाद आपके 2 मैंने मैथमेटिकल रिलेशन बता दिए। तो ओवरऑल कितने रिलेशन पढ़ लिए अपन ने टीपी और एमपी के? ये तो 4 स्टेटमेंट और ये Sir, सब 4. 4 + 2 मैथमेटिकल रिलेशन भी तो पढ़ा ना बेटा? इसके पहले Sir, 6. मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी तो पढ़ा। Yes, sir. Yes. ओके, तो 4 + 2। आप किसी को डाउट बेटा इसके अंदर? टेल मी सर सेकंड वाला पॉइंट समझ नहीं आया बेटा। जब एमपी फॉल हो रहा है, चल क्रिश 2 पढ़, सेकंड वाला पॉइंट 2 पढ़ पहले।
when MP start diminishing but positive TP increase only at a diminishing rate. ठीक, अब यहाँ पे आपका एनपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, ये इस वाली स्टेज से डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ 4 3 हाँ 2 1। टीपी में क्या हो रहा है? टीपी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, पर उसका रेट क्या हो गया है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टीपी? इंक्रीजिंग रेट की डिमिनिशिंग रेट? डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पे देखिए डिमिनिशिंग रेट इसलिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, सो ये जो डिमिनिशिंग रेट का पॉइंट है बेटा, ये डिमिनिशिंग रेट का उससे रिलेटेड है कि टिल आपका जो एमपी है वो आपका क्या हो गया है, दैट इज डिमिनिशिंग, एंड दैट्स व्हाई आपका जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो डिमिनिशिंग है, बिकॉज एमपी फॉल होना स्टार्ट हो गया, पर अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। आया ये चारों रिलेशनशिप? एनी प्रॉब्लम इन दीज 4 रिलेशनशिप स्टूडेंट्स? नो सर, नो सर। ओके, तो ये 4 रिलेशन और 2 मैथमेटिकल रिलेशन, याद रखना अपन ने 6 रिलेशनशिप पढ़ लिए। फिर आ जाते हैं बेटा अपन रिलेशनशिप किसके बीच में? एमपी एंड एपी के बीच में, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज। देखो इनके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। मैथमेटिकल रिलेशन किसके बीच में था? सिर्फ टीपी और एनपी के बीच में, या फिर आ सकता है टीपी और एपी के बीच में, तो वहां पे आप वो मैथमेटिकल रिलेशन स्टेट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहले तो डेफिनेशन बता दी कि एपी का फॉर्मूला, चलो एपी का फॉर्मूला याद है किसी को? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एपी। एपी कैसे निकालते सर थे? टीपी दिया होता है, टीपी अपॉन एल। टीपी अपॉन एल। ओके, यहाँ वेरिएबल फैक्टर। एमपी कैसे निकालते हो? सर टी एन टीपी एन माइनस टीपी एन n माइनस n minus n minus और इनको minus बताया 1 था डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। delta L। ओके, तो ये देखो कहीं पे भी एपी और एमपी के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन है क्या? no sir नो तो सर। देयर इज नो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन, पर हाँ हम स्टेज वाइज समझ सकते हैं कि एमपी और एपी का रिएक्शन कैसा है। हर एक स्टेज पे रिएक्शन देखेंगे इनका। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है। फर्स्ट, व्हेन बोथ राइजेस एमपी इज अबव एपी, मतलब जब दोनों राइजिंग स्टेज पे हैं, यहाँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, तो आपका जो एमपी है बेटा वो एपी के ऊपर है। दिख रहा है बेटा डायग्रामेटिक में भी? ये रेड लाइन इज शोन बाय, yes sir, yes sir। ब्लू लाइन इज शोन बाय एमपी, एपी सॉरी। नाउ दे आर सेइंग कि जब इंक्रीजिंग स्टेज चल रही है, मतलब जब आपका इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। मैं तो ऐसे समझाता हूँ कि सिंपल, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है तो एमपी उसके ऊपर नाचेगा, ठीक है, एमपी इज अबव। फिर एपी तब मैक्सिमम है जब एपी और एमपी इक्वल हो गए हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 4 पे दोनों इक्वल हुए, और यहीं पे आपका एपी सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है। मींस एपी और एमपी जब इक्वल हो जाएंगे तब जाके आपका एपी मैक्सिमम पे, एमपी तो ऑलरेडी उसके मैक्सिमम पे आ चुका और वो नीचे फॉल होना भी स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखो 5 के बाद वो सीधा 4 पे आया, तो एमपी तो 5 में मैक्सिमम था, लेकिन एपी तब मैक्सिमम बनेगा व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन बोथ फॉल, मतलब अब दोनों में कौन सी स्टेज आ गई बेटा? डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज। diminishing। जब डिमिनिशिंग रिटर्न चलेगा तब एपी उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब तब एवरेज प्रोडक्ट उसके ऊपर नाचेगा और एमपी इसके नीचे। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए जब डिमिनिशिंग स्टेज पे पहुंचोगे तो अपना एपी कहां से निकालते हो? एपी हम निकालते हैं टीपी से। तो जब टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो एपी कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वाली ब्लू लाइन ऊपर आ गई, अब यहाँ पे डिमिनिशिंग स्टेज आ गई, तो डिमिनिशिंग स्टेज में एमपी फॉल हो रहा है, लेकिन एपी आपका आपके इंक्रीजिंग, मतलब एपी इज अबव एमपी। ओके, नेक्स्ट लास्ट रिलेशन, एमपी 0 और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका रीजन है बिकॉज टीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये
एक आया था सीबीएसई क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स, व्हाई एपी डज नॉट बिकम्स नेगेटिव। तो सिंपल, एपी नेगेटिव बन ही नहीं सकता क्योंकि एपी हम निकालते किससे हैं, टीपी से। तो जब कभी टीपी टीपी। नेगेटिव नहीं हो रहा है तो एपी नेगेटिव कैसे होगा? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. रिलेशन सर ऑफ एमपी एपी एंड टीपी एमपी। हाँ बेटा। सर हाँ सर जो आपने अभी बोला कि बोर्ड में आया आया था वो क्वेश्चन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे उसका आंसर? सी व्हेनेवर एनी टाइप ऑफ, अभी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये 11th का आ गया, पहले माइक्रो वाज द पोर्शन ऑफ क्लास 12। पहले माइक्रो मैक्रो दोनों एक साथ आते थे एंड दैट वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इवन व्हेन आई हैव गिवन माय इकोनॉमिक्स बोर्ड तब माइक्रो मैक्रो एक साथ था। अब तुमको 12th बोर्ड में मैक्रो मिलेगा और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स। अब अगर मैं ये बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको सिंपल बेटा, बोर्ड इतना हाई फाई आंसर नहीं मांगता है, सिंपल आप एक्यूरेट पॉइंट दोगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे बिकॉज आई हैव बीन दी बोर्ड चेकर। तो अगर आपने एक्यूरेट आंसर दिया, क्वेश्चन क्या था, व्हाई एपी डज नॉट बिकम्स नेगेटिव, तो सिंपल, AP does not becomes negative because AP is derived from TP and TP does not becomes negative. That's why AP always remains positive. और लास्ट में बच्चे ने दिखा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला की जरूरत थी नहीं, सिर्फ हमको लिखना था कि टीपी से रिलेटेड है, तो टीपी अगर मेरा पॉजिटिव है तो एपी भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो सर फुल मार्क्स मिल जाएंगे? हाँ, दिस वाज बेटा, ये अभी ये जो क्वेश्चन था दिस वाज ऑफ ओनली 1 मार्क। ओके, तो ये 1 ओ मार्क में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी 3 और 4 मार्क्स में, हाँ जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन रिलेशनशिप, दिस कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स कि स्टेट दी रिलेशनशिप। तो ओके आपको सर। टेबल भी बनाना पड़ेगा, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी। डायग्राम के साथ साथ आप ये सारे रिलेशनशिप भी लिख कर आओगे, तो समझ में आएगा कि बच्चे का एक्चुअल प्रेजेंटेशन वर्कआउट कैसा होता है। जैसे ही अभी क्लासेस खत्म होगी, आई विल बी शोइंग यू दी बोर्ड कॉपीज, वो पूरा रिवीजन क्लास में दिखाऊंगी कैसे बोर्ड में आंसर लिखते हैं। Okay, now moving ओके सर। further on ओके the ओके। next topic, that is return to scale. Now returns to scale एक्चुअली आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज रिटर्न टू स्केल। पूरा आपके पास टॉपिक नहीं है। अब समझो, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। याद आ रहा है, मैंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताया था। Yes, sir. Yes. शॉर्ट रन इज नोन एज रिटर्न टू फैक्टर एंड लॉन्ग रन इज नोन एज रिटर्न टू स्केल। अब इसको क्यों बोलते हैं हम रिटर्न टू स्केल? अच्छा, कभी तुमने सुना है कि हम बोलते हैं भैया इसका जो बिजनेस है ना बहुत स्मॉल स्केल पे है, फिर उसका बोलेंगे नहीं नहीं अंबानी का बिजनेस तो बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। ये स्केल वर्ड क्या है? व्हाट इज दिस स्केल वर्ड? हम बिजनेस से ये स्केल वर्ड एसोसिएट क्यों करते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो भैया ये तो बहुत स्मॉल स्केल है, और वहां उसने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके रखा है, तो दिस इज अ लार्ज स्केल बिजनेस। तो ये स्केल क्या बता रहा है? सोचो। Capital Sir, investment. कैपिटल, वेरी गुड। स्केल इज टेलिंग यू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अब बेटा लॉन्ग कैपिटल रन में में। कोई भी फैक्टर मतलब फिक्स्ड नहीं है, सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर, जैसा लिखा भी हुआ है। In the long run is a period during which all factors becomes variable. There are no factors which are fixed. मतलब चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, सारे आपके फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे शो आउट है कि अब जो लेबर और कैपिटल आप यूज कर रहे हो वो दोनों के दोनों आपके वेरिएबल फैक्टर्स में आएगा। लेबर के साथ साथ कैपिटल भी चेंज करना है बिकॉज अब आप आ गए हो लॉन्ग रन केस में, अब शॉर्ट रन का केस खत्म हो गया। ओके, दैट वाज रिटर्न टू स्केल। अब इसमें भी वही स्टेज होती है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एज वेल एज डिमिनिशिंग, जो अपन ने रिटर्न टू फैक्टर में पढ़ी थी। दैट इज नॉट दैट मच फोकस, इट इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि इसमें देखो नेगेटिव स्टेज नहीं आ रही है। अगर याद रखो, रिटर्न टू फैक्टर में आपकी इंक्रीजिंग होती थी, डिमिनिशिंग होती थी और नेगेटिव। लेकिन अगर मैं रिटर्न टू स्केल की बात करूं तो उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, कांस्टेंट रिटर्न होता है और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है, दैट इज रिलेटेड विद रिटर्न ऑफ स्केल। ओके, so thank you students for listening today's lecture. We have almost completed our production function chapter also. Do subscribe my channel for further updates on economics and CBSE related information. Okay, thank you students for listening the video.